हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक के श्रृंखला के अंतर्गत भारतेंदु और उनके मंडल के बारे में, जो कि उस समय गद्य लेखन कर रहे थे। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा किया कि जो हिंदी का गद्य था उसका जो स्वरूप विकसित हो रहा था, कैसे कैसे शुरुआत हुई थी। अगर गद्य भाषा की बात की गई तो सबसे पहले गद्य का जो रूप दिखाई पड़ा वो राजस्थानी भाषा के अंतर्गत, फिर ब्रज भाषा के अंतर्गत, फिर खड़ी बोली के अंतर्गत दो शैलियाँ दिखाई पड़ी, दक्षिणी हिंदी और उत्तरी हिंदी, जो कि आज मानक हिंदी के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भाषा नीति के तहत हिंदी या फिर खड़ी बोली को अपनाया, उसके बारे में हमने देखा। फिर प्रचार प्रसार करने के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई सन 1800 ईस्वी में, और उससे जो भी जुड़े गद्य लेखक थे उनके बारे में हमने पीछे वीडियो लेक्चर में देखा। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज जब ख़त्म हुआ सन 1854 ईस्वी में, फिर ईसाई मिशनरियों के माध्यम से अपनी धार्मिक पुस्तक बाइबिल का हिंदी और उर्दू में अनुवाद कराया गया, वो भी एक खास दृष्टिकोण से। लेकिन जितनी भी घटनाएं घट रही थीं उनमें अगर किसी का भला हो रहा था तो खड़ी बोली का हो रहा था, उसका एक स्वरूप निर्धारित हो रहा था। इसी बीच उसके स्वरूप निर्धारण के संदर्भ में ही भाषा शब्दों के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए किस भाषा के शब्द को ज़्यादा प्रयोग में लाया जाए, तो उस समय मुख्य रूप से अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ठीक है, और ब्रज भाषा ज़्यादातर प्रचलन में थी। तो उनको ध्यान में रखते हुए दो राजा एक तरीके से उस जमाने के मैदान में आए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो कि उर्दू के पक्षपाती थे, उन्होंने आम बोलचाल की भाषा और ख़ास तौर से उनका जो झुकाव था उर्दू के तरफ था। लेकिन उनके विपरीत एक तरीके से विरोधी कहें तो राजा लक्ष्मण आए, उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया, प्रजा हितैषी का, और संस्कृतनिष्ठ हिंदी और खड़ी बोली के वे पक्षपाती रहे। उन्होंने एक वाक्य भी कहा था, एक कथन है उनका कि हिंदी उर्दू दोनों न्यारी न्यारी बोली हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बीच मध्यम मार्ग की बात कही गई, जिसमें कि भारतेंदु और उनके मंडल के गद्य लेखकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी पर आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। भारतेंदु और उनके जो मंडल के गद्य लेखक थे, जब मंडल शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है तो ये आमतौर पर जब आपस में आत्मीयता का भाव कहीं दिखाई पड़ता है तो मंडल शब्द का यूज होता है। जैसे आपने सुना होगा मित्र मंडली, उसी तरह से किसी एक खास उद्देश्य को लेकर जब कोई सामूहिक रूप से काम करता है तो वो मंडल के अंतर्गत आता है। उसी तरह से गद्य के स्वरूप और विकास को लेकर भारतेंदु और उनके मंडल के गद्यकारों ने काफ़ी अहम रोल निभाया, जिनमें कि प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, ठाकुर जगमोहन सिंह, इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी वीडियो लेक्चर देखिएगा तो आमतौर पर क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहे हैं तो रचनाओं और प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रखते हुए कई बार जो कैंडिडेट होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, इस तरीके का लेक्चर खोजना शुरू करते हैं कि सारी कहानी तो इन्होंने बता दी लेकिन कहीं ना कोई रचना का जिक्र किया, न किसी का प्रकाशन वर्ष का जिक्र किया। तो अभी आप दिमाग में रखिए कि ये गद्य के स्वरूप और उसके विकास पर ही हम अभी चर्चा कर रहे हैं परिचयात्मक रूप में। इसके बाद अभी पूरी की पूरी खंड 2 में विधाएं बची हुई हैं, उनके अंतर्गत आपको तो इतनी रचनाओं को पढ़ना होगा कि जिसके लिए आपने बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स किताबें भी रखी होंगी और पढ़ पढ़ कर एकदम पक गए होंगे। अभी हो सकता है कि ये लेक्चर आपको थोड़ा सा बोरियत टाइप का हो, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आपको स्टोरी के रूप में दिमाग में बैठती जाए। तो जब भी थोड़ी सी बोरियत हो तो उसको इग्नोर करके अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को ज़रूर सुनिए। बहुत मेहनत से बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जब आप कोई नई चीज़ या फिर विधिवत तरीके से पढ़ते हैं और अच्छी चीज़ होती है तो वो थोड़ा सा आपको परेशान करती है। जैसे कि मैं बताऊं,
हम लोग बचपन से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जैसी भाषाओं को पढ़ते रहे हैं। जो लोग जेएनयू में पढ़े होंगे या फिर अभी पढ़ भी रहे होंगे, तो वहाँ पर एक सामासिक कल्चर को ध्यान में रखते हुए 6 महीने आपको उर्दू भी पढ़ना पड़ता है। हिंदी के बच्चे उर्दू पढ़ते हैं और उर्दू के बच्चे हिंदी पढ़ते हैं। तो उस ज़माने में उर्दू का जब क्लास हम लोग अटेंड करने गए तो पहले दूसरे दिन बहुत हम लोगों को दिक्कत हो रही थी, लगता था कि ये फालतू का पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अचानक एक ऐसे शिक्षक आए, ख्वाजा सर उनका नाम है, और उन्होंने इतना ईजी लैंग्वेज में उर्दू बताया कि पिछले 6 महीने हम लोग उस ज़माने में 6 महीने एकदम उर्दूमय हो गए थे। ठीक है। और इसको चेक करने के लिए जब मैं अपने पिताजी से कहा कि मैं उर्दू भी धीरे धीरे जान गया हूँ, तो आप जानते हैं कि जितने भी रेलवे स्टेशंस होते हैं सब में हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू 3 भाषाओं में स्टेशन का नाम लिखा रहता है। तो मेरा जो लोकल स्टेशन था, मेरे पिताजी उसको उर्दू में लिख कर आए और हमसे पूछे कि थोड़ा इस स्टेशन को उर्दू में लिखिए। तो मैंने उसको लिख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ आपको कठिन लग रही है, नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि अभी ये भूमिका के रूप में है, धीरे धीरे अभी जो असली चीज़ है वो आनी बाकी है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरे वीडियो लेक्चर को आप लोग देखिए। और जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, सबको अगर उसमें हिंदी साहित्य का पोर्शन लगा हुआ है तो उससे जुड़ा हुआ मैंने बहुत सारा मैटर आपके चैनल पे अपलोड किया है। अपने आवश्यकता अनुसार उसको ज़रूर देखिए। जो डिफरेंट होगा तो मैं खुद उस पर अलग से वीडियो लेक्चर तैयार करूँगा। तो आज हम चलते हैं, देखते हैं भारतेंदु और उनके मंडल के गद्यकार जो थे उनकी विशेषताओं के बारे में, उनका क्या रोल रहा है खड़ी बोली गद्य के विकास में। हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के पुस्तक के आधार पर हम आज के वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडली के ऊपर, यानी कि जिसे भारतेंदु मंडल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र पर। भारतेंदु ने हिंदी गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए सन 1883-84 ईस्वी के लगभग हिंदी भाषा नामक एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की। ये जो हिंदी भाषा है, ये अभी हाल ही में यूपी टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी भाषा का प्रकाशन कब हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए 1883-84 ईस्वी के लगभग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी के गद्य स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए हिंदी भाषा नामक एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की। इसमें शुद्ध हिंदी के रूप में उन्होंने निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत किया है। पर मेरे प्रीतम अब तक घर न आए, क्या उस देश में बरसात नहीं होती, या किसी सौत के फंद में पड़ गए कि इधर की शुद्ध ही भूल गए। आप देख रहे हैं कि जिस हिंदी यानी कि खड़ी बोली का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र कर रहे हैं, ये शुरुआती दौर की खड़ी बोली है जो कि अभी अपना स्वरूप विकसित कर रही है। तो देख रहे होंगे कि अगर आजकल प्रयुक्त होता तो मेरे प्रियतम होता, लेकिन यहाँ पर प्रीतम शब्द आया हुआ है। और बाकी वाक्य विन्यास भी देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा है, और फिर शब्दों का जो प्रयोग है वो भी देखने से ही लग रहा है कि शुरुआती दौर का है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इतना हिंदी भाषा और खड़ी बोली की विकास को लेकर वो रच बस गए थे कि उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका ही निकाली हिंदी भाषा नाम से। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है। आगे बात करें तो भारतेंदु ने अपने नाटकों में इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र के कई नाटकों को भी पढ़ा होगा, जिसमें कि अंधेर नगरी, ठीक है, और इसके अलावा नील देवी, भारत दुर्दशा, ये सब जो नाटक रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार के भाषा शैली का प्रयोग किया गया है उसको भी ध्यान में रखिए। एक ओर तो इनमें तद्भव एवं देशज शब्दों एवं मुहावरे का प्राधान्य है, दूसरी ओर जनजीवन में घुले हुए विदेशी शब्दों से कोई खास परहेज भी नहीं किया गया है। यानी कि इसमें तद्भव और देशज शब्दों के साथ साथ मुहावरेदार शैली को भी अपनाया गया है, और साथ ही विदेशी शब्दों को भी खूब प्रयोग किया गया है, उनसे दूरी नहीं बनाई गई है। जबकि इससे पहले आपने देखा कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का था कि उर्दू के तरफ झुकाव था, जबकि उसके विपरीत में राजा लक्ष्मण का मानना था कि जो हिंदी विकसित की जाएगी वो संस्कृत निष्ठ हिंदी होगी। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र आप देख रहे हैं कि तद्भव देशज शब्दों से युक्त भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं, और जहाँ भी मौका मिल रहा है तो विदेशी शब्दों
को भी वो जोड़ रहे हैं, जिसमें कि अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच जो भी शब्दावलियाँ हैं उनको यूज किया जा रहा है। खासतौर से अरबी फारसी से ही इसका ज़्यादा संबंध है। भारतेंदु के समसामयिक अधिकांश लेखकों ने इसी शैली को अपनाया, किंतु खेद की आगे चलकर बंगला के अनुवादों तथा आर्य समाज के एकांत संस्कृत निष्ठा के कारण भाषा का यह रूप अधिक मान्य न हो सका। एक तरीके से कहें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके जो साथी थे उस समय के, उनके जो समकालीन थे, वो उर्दू और संस्कृत निष्ठ हिंदी के बीच का रास्ता निकालते हुए, पिछले लेक्चर में हमने एक मध्यम मार्ग की बात की थी, उसी को अपनाया था। लेकिन इसमें रामचंद्र तिवारी बता रहे हैं कि आगे चलकर ये संभव नहीं हो पाया। जिस शैली को ये लोग अपनाए थे उस पर बांग्ला के अनुवादों, आप जानते हैं कि शुरुआत में जब चाहे उपन्यास लिखा जा रहा था, चाहे नाटक लिखा जा रहा था, तो उस पर बांग्ला का ज़्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये भी कई बार एग्जाम में सवाल आ जाता है कि किस भाषा का ज़्यादा प्रभाव, हिंदी भाषा और उसमें जो लिखी जाने वाली गद्य विधाएँ थीं तो वो बांग्ला थी। ठीक है, इसके बाद आर्य समाज की जो मान्यता थी वो संस्कृत भाषा के प्रति ज़्यादा थी, तो इसलिए संस्कृत निष्ठ शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होने लगा। भाषा के आदर्श रूप की प्रतिष्ठा करने पर भी भारतेंदु उसका पूरा परिमार्जन न कर सके। वे भी पंडिताऊपन से पीछा न छुड़ा सके। ब्रजी का प्रभाव बना रहा, पूर्वी प्रयोग होते रहे, यहाँ तक कि शब्दों के अशुद्ध वर्ण विन्यासों व के स्थान पर ब, मध्य तथा अंत में ए के स्थान पर ऐ से भी मुक्ति न मिली। तो ये तो बात कही जा रही है भारतेंदु हरिश्चंद्र या भारतेंदु युग के आसपास की। लेकिन वर्तमान समय में भी आप जब देखेंगे देवनागरी लिपि की मानकीकरण की जब चर्चा की जाती है तो वहाँ पर भी कई बार लिखने में लोग गलतियाँ कर बैठते हैं। व और ब में अंतर नहीं जान पाते हैं, ए का प्रयोग कहाँ पर होगा, ऐ का प्रयोग कहाँ पर होगा, ये भी दिक्कत है। कई बार मुझे कॉपी चेक करने के लिए मिलती है बीए या एमए के बच्चों की, तो उनकी कॉपी को तो देखकर लगता है कि ये कहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र से भी पहले के तो नहीं है। कई बार उन लोगों को वाक्य विन्यास और भी जो भाषा शैली है काफ़ी अलग तरीके की दिखाई पड़ती है, इसीलिए कई बार कम अंक भी मिलते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि समानांतर मेरा एक और लेक्चर सीरीज चल रहा है जिसमें कि मैं यूपी जीआईसी मेंस के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों का एक कभी कभी लेक्चर लेके आ जाता हूँ। मेरा टारगेट है कि 10 लेक्चर मैं अपलोड करूँगा, तो आप देखिएगा कि कैसे प्रश्नों का जवाब देना है टू दी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा के विकास को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा नाम से एक पुस्तिका जारी की। इसके बाद उन्होंने तमाम विधाओं में काम किया और उनका मानना था कि उर्दू और संस्कृत के बीच की भाषा को बनाया जाए ताकि वो आसान रहे, लेकिन वो भी इस पंडिताऊपन से पीछा न छुड़ा पाए और उसी समय की जो भाषा शैली थी उनको अपनाना पड़ा। यह सब होने पर भी हमें भारतेंदु के इस कथन को स्वीकार करना होगा कि हिंदी नए चाल में ढली। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, हिंदी नए चाल में ढली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक एक पत्रिका थी, 1873 ईस्वी में ये बात कही थी। इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ये बात है। हिंदी नए चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था और हरिश्चंद्र मैगजीन में कहा था, क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल 3 पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिसमें कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी पत्रिका थी, और सबकी जो विषय वस्तु थी सब अलग अलग थी। लेकिन हिंदी नए चाल में ढली ये वाक्य प्रयुक्त किया था हरिश्चंद्र मैगजीन में। हिंदी की यह नई चाल उसे व्यावहारिक रूप देने में समर्थ हुई। हिंदी में अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता दृष्टिगत हुई। एक सजीव भाषा की भांति उसने अंग्रेजी और बांग्ला से अनेक शब्द ग्रहण किए। भारतेंदु के समय में ही अंग्रेजी के अनेक शब्द हिंदी में आ गए थे। उदाहरण के लिए शासन संबंधी शब्दों में म्यूनिसिपैलिटी और हाई कोर्ट लिए जा सकते हैं। ठीक है, जो आज हम हिंदी बोलते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि भारतेंदु युग में ही इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होना शुरू हो गया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान को आप समझ गए होंगे कि हिंदी भाषा और खड़ी बोली के विकास में उनका क्या योगदान रहा है, उन्होंने क्या क्या कोशिशें की। और उसी समय उनका एक बहुत ही अच्छा मंडल भी तैयार हो गया था। गद्य लेखकों एवं कवियों का एक अच्छा मंडल तैयार हो गया था, जिसे कि भारतेंदु मंडल के नाम से जाना गया। और उसकी प्रेरणा कौन थे? भारतेंदु। भारतेंदु की प्रेरणा से उनके जीवन काल में ही
अनेक गद्य लेखकों एवं कवियों का अच्छा मंडल बन गया था। गद्य लेखकों में पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, जिनको कि प्रेमघन भी कहा जाता है, ठाकुर जगमोहन सिंह तथा पंडित बालकृष्ण भट्ट प्रमुख थे। इन सभी लेखकों को अपनी परंपरागत भाषा की प्रवृत्ति का पूरा परिचय था। अब हम भारतेंदु मंडल के एक एक लेखकों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, और ये चीज़ आप ध्यान में रख कर चलिएगा कि ये अभी हिंदी का जो गद्य है उसका जो स्वरूप विकसित हो रहा था उसके एक परिचय के रूप में हम पढ़ रहे हैं। बाकी जब निबंध का पोर्शन हम पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से इनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस रचना में क्या है। अभी परिचयात्मक रूप में आप समझ जाइए कि खड़ी बोली हिंदी का कैसे विकास हुआ, कौन कौन से चरण रहे, और उसमें भारतेंदु और भारतेंदु मंडल का क्या योगदान रहा। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम विधिवत रूप से विधाओं को पढ़ेंगे तब और चीज़ें क्लियर होंगी और आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। प्रताप नारायण मिश्र, जिनका कि जन्म 1856 और मृत्यु 1894 ईस्वी में हुई थी, ये जीवन क्रम इत्यादि से संबंधित प्रश्नों के लिए तथ्यात्मक जानकारी है। बाकी जो मेन पे हम चलते हैं, मिश्र जी का भाषा विषयक आदर्श लगभग वैसा ही था जैसा भारतेंदु का ऊपरी दृष्टि से दोनों में अधिक अंतर नहीं प्रतीत होता, किंतु मिश्र जी की भाषा अधिक चलती हुई है। इनके लेख प्रायः आत्माभिव्यंजक हैं, फलतः उसमें मनोरंजन की प्रवृत्ति एवं स्वच्छंद दृष्टिकोण स्वाभाविक है। आप देख रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र का निबंध आपके पाठ्यक्रम में भी होगा, और तमाम महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के भी पाठ्यक्रम में जब शुरुआती कुछ निबंधकारों को पढ़ना होता है तो प्रताप नारायण मिश्र उसमें जरूर शामिल रहते हैं। तो उनका जो निबंध है आत्माभिव्यंजक है, मनोरंजन की प्रवृत्ति है एवं स्वच्छंद दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसीलिए इनकी भाषा में यथा अवसर अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से हुआ है। जिसके तरफ बात कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे, राजा लक्ष्मण, लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र जब निबंध लिखते हैं या फिर गद्य लिखते हैं तो इसमें अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का निधड़क प्रयोग करते हैं, यानी कि धड़ल्ले से प्रयोग हुआ है। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग इन्होंने अपेक्षाकृत अधिक किया है। बीच बीच में उद्धरण स्वरूप संस्कृत, अरबी और फारसी की उक्तियों के प्रयोग में भी आपने संकोच नहीं किया है, यानी कि धड़ल्ले से किया है। भाषा को अधिक चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए आपने अनुप्रास युक्त पदों एवं तुकदार वाक्य खंडों का भी खूब उपयोग किया है। एक नमूना देखिए, सच है भ्रमोत्पादक भ्रम स्वरूप भगवान के बनाए हुए भव में जो कुछ है भ्रम ही है। तो जो यहाँ पर अनुप्रास युक्त पदों की चर्चा की जा रही है, आप जानते हैं जब अनुप्रास अलंकार आप पढ़े होंगे तो इसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। तो देख रहे हैं आप कि लिखा जा रहा है गद्य, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा सा अलंकारिकता का समावेश है, जिसमें कि जैसे यहाँ पर लिखा है भ्रमोत्पादक भ्रम स्वरूप भगवान, तो आप देख रहे हैं भ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। अब आप समझ गए होंगे कि अनुप्रास युक्त पद क्यों कहा जा रहा है। तो ये उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाइए कि प्रताप नारायण मिश्र भाषा को अधिक चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए उसमें अनुप्रास युक्त पदों एवं तुकदार वाक्य खंडों का खूब प्रयोग करते हैं। कई बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी पंक्ति किसने कही है, क्या कही है। तो यही सब तो लक्षण है। धीरे धीरे जैसे डॉक्टर तमाम अध्ययन करने के बाद मरीजों को लक्षण के आधार पर दवाइयाँ देते हैं, उसी तरीके से आपको तमाम लेखकों, कवियों और जितनी भी विधाओं में लोग लेखन कार्य कर रहे हैं उनकी जो भी विशेषताएं हैं, लक्षण हैं, उनको जब तक आप नहीं ठीक से समझ पाएंगे तब तक आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए आपको मैं कोई वस्तुनिष्ठ किताब के माध्यम से नहीं पढ़ाता हूं, बल्कि जो प्रामाणिक और ठोस किताबें हैं उन्हीं को लेकर आने की कोशिश करता हूं। थोड़ी सी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन एक बार अगर आप भी मेहनत करके इस लेक्चर को सुन लेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा कि सही मायने में आप हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे अनुप्रास युक्त पद क्या है। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र से संस्कृत के ऐसे शब्दों का भी प्रयोग जो हिंदी में अव्यय रूप में ग्रहण किए जाते हैं और प्रायः बने बनाए रूप में रख दिए जाते हैं, आपने कम नहीं किया है। मतलब संस्कृत के शब्दों का भी खूब प्रयोग किया है। अब कौन कौन से शब्द हैं? अंतो गत्वा, प्रत्यक्षतया, सर्वभावेन, न्यायेन। हालांकि ये शब्द आजकल बहुत कम प्रयुक्त होते हैं, लेकिन उस जमाने में बहुत प्रयुक्त होते थे। तो आदि शब्दों का प्रयोग यत्र तत्र मिलता है। अंग्रेजी के शब्दों में
नेचर, डिग्री, जेंटिलमैन, लेक्चर, ड्यूटी आदि को भी आपने अस्वीकार नहीं किया। पुराने और एकदेशीय प्रयोग भी भारतेंदु की भांति आपकी भाषा में मिल जाते हैं, जैसे 20 वर्ष भी नहीं भये, चाहो ऋषि समझो, चाहो राजा समझो। देख रहे हैं, चाहो यहाँ पर है, अक्सर हम यूज करते हैं चाहे। ठीक, 20 वर्ष भी न भये, भय आप देख रहे हैं कि एक अलग तरीके की क्रिया आपको दिखाई पड़ रही हो। तो ये सब लक्षण हैं प्रताप नारायण मिश्र। इसके पहले भारतेंदु पर हमने चर्चा किया, तो आराम से आप इनकी पंक्तियों को पकड़ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप ध्यान देंगे तो जरूर पकड़ लेंगे। अगला पॉइंट है कि कहीं कहीं भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों को अधिक आडंबर के साथ प्रयोग करने के मोह में त्रुटिपूर्ण प्रयोग भी आपकी भाषा में मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए, प्रबल से भाववाचक संज्ञा बनाते समय आपने प्राबल्यता कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, त्रुटि है। प्रबल को अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे वर्तमान व्याकरण के दृष्टिकोण से तो प्रबलता होगा, लेकिन यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र ने क्या कर दिया, प्राबल्यता। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनसे कि आप निबंधकारों को पकड़ सकते हैं कि ये किसकी शैली हो सकती है। इसी तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास कई लोगों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शैली को पकड़ लेंगे तो उस दिन एकदम से वो ग्रंथ आपको आसान लगने लगेगा। अगला पॉइंट है, मिश्र जी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जा सकती है कि वह बोलचाल की भाषा के अति निकट है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि जब भी कोई लेखक बोलचाल के निकट की भाषा का प्रयोग करता है तो वो एक बड़ा लेखक के रूप में जाना जाता है। तो ये तो प्रताप नारायण मिश्र का था। अब आगे हम बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में। बालकृष्ण भट्ट जिनका जन्म 1844 में हुआ था, तो क्रम के अनुसार देखा जाए तो प्रताप नारायण मिश्र से बालकृष्ण भट्ट बड़े हैं। 1844 में हुआ था, 1914 में इनका निधन हो गया। भट्ट जी ने मिश्र जी की अपेक्षा अधिक शिष्ट भाषा लिखने की चेष्टा की है, यानी कि कोशिश की है। विषय के अनुकूल उनकी भाषा का स्वरूप बदलता रहा है। भट्ट जी अपने समय के सर्वाधिक प्रगतिशील और यथार्थवादी लेखक थे। जिस भारतेंदु मंडल की मैं बात कर रहा हूँ, उस भारतेंदु मंडल में बहुत सारे लेखक थे, गद्यकार थे। उसमें बालकृष्ण भट्ट प्रगतिशील और यथार्थवादी लेखक माने जाते हैं। वैज्ञानिक प्रगति से पूरी तरह परिचित थे, इसलिए उन्होंने अनेक साहित्यिक एवं वैज्ञानिक विषयों का गंभीर विवेचन भी किया है। साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास मानने वाले भट्ट जी अपने समय की सीमा से बहुत आगे थे। गंभीर विषयों पर लिखते समय वे अत्यंत संयमित और सुविचारित गद्य लिखते हैं, किंतु भाषा के संबंध में उनका दृष्टिकोण उदार है। वो भाषा को लेकर उनके मन में कोई कट्टरता नहीं है कि एकदम से संस्कृत निष्ठ होनी चाहिए या फिर उर्दू निष्ठ होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई मत नहीं है। पहले ही बता दिया गया कि वो बहुत प्रगतिशील थे और यथार्थवादी थे। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि बालकृष्ण भट्ट ने बहुत पहले ही कह दिया था कि जनसमूह के हृदय का विकास, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। आगे चलकर जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उन्होंने भी यही कुछ मिलती जुलती परिभाषा दी कि साहित्य जनता के चित्त का संचित प्रतिबिंब है। तो बस चीज़ों को घुमा कर बोल दिया गया है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के बारे में आगे पढ़ें तो अपना भाषा विषयक दृष्टिकोण प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है, बहुत से लोगों का मत है कि हम लिखने पढ़ने की भाषा में यावनिक शब्दों को बीन बीन कर अलग करते रहें। कलकत्ता और बम्बई के कुछ पत्र ऐसा करने का यत्न भी कर रहे हैं, किंतु ऐसा करने से हमारी हिंदी बढ़ेगी नहीं, वरन दिन दिन संकुचित होती जाएगी। ये बात आज कितनी प्रासंगिक लग रही है बालकृष्ण भट्ट की। ठीक है, भाषा के विस्तार का सदा यह क्रम रहा है कि किसी भी देश के शब्दों को हम अपनी भाषा में मिलाते जाएं और उसे अपना करते रहें। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी से पर्याप्त संख्या में शब्द ग्रहण किए हैं। अप्रचलित अंग्रेजी शब्दों का उन्होंने पर्याय भी दिया है, जैसे कि सर्कुलेशन, फिलॉसफी, कोच, एजुकेशन, एक्सपोर्ट, रिलीफ, सोशल कॉन्फ्रेंस आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। इसी न्याय से आपने अरबी फारसी के जरूर, गरूर, मजूर, गरीब, फकीर, अमीर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, बिना किसी हिचक के प्रयोग किया है। ठीक है, मुहावरों एवं लोकोक्तियों के अधिकाधिक प्रयोग की प्रवृत्ति इनकी भी थी, यानी कि अगर भी लग गया है तो इसका मतलब कि और भी कोई व्यक्ति है
जी प्रताप नारायण मिश्र की तरफ भी संकेत किया जा रहा है कि उन्होंने भी मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया था, लेकिन बालकृष्ण भट्ट के गद्य लिखने में भी इस तरीके की प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। बीच बीच में संस्कृत के उदाहरण देने के भी आप आदी थे। कुछ निबंधों को तो आपने भी मिश्र जी की ही भांति केवल मुहावरों के चमत्कार प्रदर्शन के लिए ही लिखा है। तो आप जानते हैं कि जो समय होता है, समकालीन लोग होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, तो थोड़ा सा प्रताप नारायण मिश्र का भी प्रभाव बालकृष्ण भट्ट पर पड़ा है। हालांकि बालकृष्ण भट्ट उम्र में उनसे बड़े हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। भट्ट जी की प्रारंभिक कृतियों में तुकदार वाक्यांशों की झलक भी मिलती है, किंतु भाषा की प्रौढ़ता के साथ साथ यह प्रवृत्ति समाप्त हो गई। उदाहरण के लिए यह उसी करुणा वरुणालय, दीनोद्धारक, दीन जनपालक, दया सागर की कृपा का लेश है कि आज हम इस जून 1 ऊन 2 के ऊपर शून्य वाली संख्या में प्रवेश कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये वाक्य लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। थोड़ा सा इसमें आप देखेंगे कि अनुप्रास भी दिखाई पड़ रहा है, कई जगह द वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, दीनो, दीन, दया। जून 1 ऊन 2 के ऊपर शून्य वाली संख्या में प्रवेश कर रहे हैं। डायरेक्ट वो बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि लोकोक्ति या फिर कोई बूझने वाली शैली का भी प्रयोग किया है। पुराने एवं बने बनाए संस्कृत के शब्दों का प्रयोग आपकी भाषा में भी खूब मिलता है। किमपि, निश्चितमेव, अंततोगत्वा, दैवात आदि प्रयोग आपकी कृतियों में स्थल स्थल पर मिल जाते हैं। बड़े बड़े वाक्य बनाने की प्रवृत्ति भी आप में थी, कदाचित इसलिए वाक्यों में कहाँ कहीं शिथिलता आ गई है। व्याकरण संबंधी छोटी मोटी भूलों के अतिरिक्त पूर्वी प्रयोग भी आपकी भाषा में मिलते हैं, जैसे समझा बुझाकर के स्थान पर समझाए बुझाए आप बिना संकोच लिख जाते थे। जैसे आप भोजपुरी बेल्ट में जाएंगे तो कोई चीज़ समझने के स्थान पर प्रयोग किया जाता है कि आपने बूझा, या फिर जैसे जानने के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है कि क्या बूझे, क्या समझे, समझने के अर्थ में ही बूझने का अर्थ है। और ख़ासतौर से बिहार में इसका ज़्यादा प्रयुक्त होता है कि कुछ बुझात है या फिर कुछ बुझाया। ठीक है, तो ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये नया शब्द नहीं है, बल्कि भारतेंदु युग से ही ये सब चलता आ रहा है। तो इस तरीके से हमने भारतेंदु मंडल के 2 गद्यकारों के बारे में पढ़ लिया। अब तीसरे गद्यकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिनका जन्म 1855 में हुआ और निधन 1923 ईस्वी में। चौधरी जी का भाषा विषयक आदर्श मिश्र तथा भट्ट जी से थोड़ा भिन्न था, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट से ये अलग थे। अरबी, फारसी या अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग के पक्ष में आप नहीं थे, जिस उदारता की बात की जा रही थी। अब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उसके पक्ष में नहीं थे। आप केवल तत्सम एवं तद्भव शब्दों के प्रयोग में ही भाषा सौंदर्य देखते थे। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को बड़ा ही ईजी है पकड़ना, क्योंकि इनके गद्य लेखन में ज़्यादातर जो शब्द प्रयुक्त होंगे वो तत्सम प्रधान और तद्भव शब्द ही होंगे। उसमें आप अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों को नहीं देखेंगे। साफ साफ पहले ही बता दिया गया है कि इसके पक्ष में वे नहीं थे। भाषा विषयक अपना यह दृष्टिकोण आपने स्पष्ट कर दिया है। चौधरी जी की भाषा की बड़ी विशेषता उसकी कलात्मकता है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे बड़ी अगर विशेषता कोई है प्रेमघन की, तो उनकी भाषा की कलात्मकता है। इसके लिए आपने सानुप्रासिक पद योजना की है, तुकदार वाक्य खंड रखें और मुहावरों का भी प्रयोग किया है। तो आप देख रहे हैं कि सानुप्रासिक पद योजना, तुकदार वाक्य खंड और मुहावरों का प्रयोग भारतेंदु युग के लगभग सभी गद्यकार कर रहे हैं। बस पेश करने का सबका तरीका अलग अलग है। उदाहरण के लिए प्रेमघन के बारे में अगर बात करें तो उसे इन दोनों दलों की दलादली ने दलदल कर समाप्त कर डाला। जहाँ कुछ कचाई है उसके अर्थ आगामी में सुघड़ाई लखाई जाने पर ध्यान रहें। व्यर्थ डिठाई से हंसाई कराना ठीक नहीं, किंतु बात की बात में वह बात जाती रही। देख रहे हैं कितना घुमाकर बोला जा रहा है, मुहावरेदार शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है और सानुप्रासिक पद योजना भी और तुक बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे सुघड़ाई लखाई, ढिठाई, हंसाई, कचाई। ठीक है, बात की बात में वह बात जाती रही। तो अक्सर जब आप कभी मंच संचालक को सुनते होंगे तो वो भी इसी तरीके के शब्दावलियों को ज़्यादातर प्रयोग करता है। जब भी आपको कहीं भाषण या स्पीच सुनने का मौका मिले, ठीक है, या कोई प्रोग्राम
आप उसमें शामिल हों, तो इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग कई बार जो एंकर्स लोग होते हैं वो भी करते हैं। अगला पॉइंट है, चौधरी जी के वाक्य प्रायः बहुत बड़े बड़े होते थे, परंतु पूरा पढ़ जाने पर मंतव्य समझने में कठिनाई नहीं होती थी। ये पूरे भारतेंदु युग के गद्य लेखकों की समस्या रही है कि वो वाक्य बड़े बड़े लिखते थे। कारण ये था कि अभी खड़ी बोली का स्वरूप धीरे धीरे विकसित ही हो रहा था। ठीक है, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग आगे चलकर प्रेमचंद ने बहुत बखूबी किया है। जब उनकी रचनाओं को आप पढ़ते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में उतरने लगती हैं। लेकिन इन लोगों की कुछ गलती नहीं है ऐसी कि बड़े बड़े वाक्य क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये अभी शुरुआती दौर का ही लेखन है। तो इनके वाक्य बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन पढ़े जाने के बाद समझ में भी आ जाते थे। छूटी हुई बातों को प्रधान वाक्य से अलग करके मध्यम वाक्यों द्वारा प्रकट करना भी आपकी अपनी विशेषता थी। यानी कि कोई बात छूट गई तो प्रधान वाक्य जो मुख्य वाक्य है उससे अलग करके दूसरे मध्यम वाक्यों द्वारा प्रकट करना इनकी बड़ी विशेषता थी। जैसे, फिर कौन जाने कि यह जोरू की गुलाम जाति उन्हीं के कहने से इस चलन को स्वीकृत किए हो, क्योंकि मुख चुंबन के समय की जो प्रथा उनके यहाँ अति अधिकता से प्रचलित है, बहुत सा बाल दुख का हेतु होता ही होगा। ठीक है, तो ये शैली रही है प्रेमघन की लिखने की कि जब वो कोई बात कहना चाह रहे हैं और छूट गई वो बात, तो मुख्य वाक्य के बाद एक छोटा सा वाक्य जोड़कर उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो हमने 3 गद्य लेखकों के बारे में चर्चा कर ली। चौथे जो गद्य लेखक हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, जिनका जन्म 1857 में हुआ और 1899 में इनका निधन हो गया। भारतेंदु युग के जो गद्यकार रहे हैं, भारतेंदु समेत किसी को बहुत लंबी उम्र नहीं मिली, एक आग को छोड़कर। बाकी 40 के अंदर अंदर में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन ऐसा काम करके गए कि हमें आज भी उनको पढ़ना पड़ रहा है और उन्हीं के भरोसे नौकरी भी मिल रही है। ठाकुर जगमोहन सिंह, इनको भी बहुत ज़्यादा नहीं मिला। ठाकुर साहब की भाषा के विषय में आचार्य शुक्ल का यह कथन ध्यान देने योग्य है। ठाकुर जगमोहन सिंह की शैली शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बद्री नारायण की शैली से मिलती जुलती है, पर उसमें लंबे लंबे वाक्यों की जटिलता नहीं पाई जाती। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने पुस्तक में लिखा कि ठाकुर जगमोहन की शैली बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन से मिलती है, लेकिन जहाँ वो लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग करते हैं ऐसा ठाकुर जगमोहन नहीं करते हैं। यही अंतर है और बाकी सब चीज़ें लगभग मिलती जुलती हैं। ठीक है, अगले जो गद्यकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त ये काफ़ी फेमस निबंधकार और गद्यकार और लगभग हर पाठ्यक्रम में ये शामिल रहे हैं। सी शंभू के चिट्ठे नामक जो इनका निबंध है लॉर्ड कर्जन को केंद्र में रखकर, वो तो हिंदी निबंध का एकदम कहें तो प्राण है। तो बाल मुकुंद गुप्त के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारतेंदु की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले गद्य लेखकों में बाबू बाल मुकुंद गुप्त का स्थान विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण है। गुप्त जी को भारतेंदु एवं द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग के थे कि द्विवेदी युग के थे। ठीक है, मूल रूप से इनको द्विवेदी युग में ही ज़्यादा पहचान मिली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतेंदु एवं द्विवेदी युग दोनों युगों में पुल का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। हिंदी गद्य के परिमार्जन में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आचार्य द्विवेदी से अनस्थिरता शब्द के प्रयोग को लेकर आपने जो विवाद खड़ा किया था उसका ऐतिहासिक महत्व है। ये जो पॉइंट है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अनिस्थिरता शब्द को लेकर किन 2 बड़े विद्वानों में विवाद खड़ा हुआ था। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त ने इस शब्द को लेकर एक विवाद ही खड़ा किया था और इस पर लेख पर लेख लिखते जा रहे थे। खासतौर से आप जब देखेंगे इसमें उपसर्ग को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। स्थिर शब्द होता है तो कई बार स्थिर को लोग बोल देते हैं अस्थिर, ठीक, लेकिन यहाँ पर अन उपसर्ग लग गया है। इसी चीज़ को लेकर डिबेट हो गया कि अन लगेगा कि अ लगेगा। ठीक, तो ये एक तरीके से जो विवाद खड़ा हुआ वो ऐतिहासिक विवाद हो गया। इस विवाद के बाद हिंदी गद्य लेखन में अधिक सावधानी बरती जाने लगी। हिंदी गद्य शैली को व्यावहारिक, चुस्त, चुटीली, ओजस्वी, व्यंग्यपूर्ण तथा प्रवाहमयी बनाने में आपको सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है। आप उर्दू से हिंदी में आए थे, इसलिए उर्दू की बारीकियों का हिंदी में सहज प्रवेश आपके माध्यम से हुआ। यानी कि बाल मुकुंद गुप्त
पहले उर्दू में लिखा करते थे, बाद में वो हिंदी में आए। इसी तरह से प्रेमचंद भी शुरुआत में उर्दू में लिखते थे, फिर बाद में हिंदी में आए। तो एक तरीके से जिस महावीर प्रसाद द्विवेदी को ये माना जा रहा था कि इनकी वजह से जो खड़ी बोली है या फिर हिंदी भाषा का स्वरूप परिमार्जित हो रहा है, उसी समय एक खतरनाक व्यक्ति बालमुकुंद गुप्त उनके सामने आ गया। और जब कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है तब खुद को विद्वान मानने वाले व्यक्ति भी थोड़ा सा सावधान हो जाते हैं। और उस ज़माने में जितने भी लेख इत्यादि लिखे जा रहे थे, उसके शब्दों को लेकर काफ़ी बारीकी और उसको ध्यान में रखकर छापा जा रहा था। ठीक है, तो बालमुकुंद गुप्त इस तरीके के हमेशा स्टूडेंट्स टाइप के लोग होने चाहिए। ठीक है, तभी संतुलन बना रहता है। आपके तर्कों से, यानी कि बालमुकुंद गुप्त के तर्कों से आचार्य द्विवेदी भी तिल मिला गए थे। आपके गद्य में ओजस्विता एवं प्रखरता है, कहीं कहीं तो आपके वाक्य द्विवेदी जी के वाक्यों से अधिक चुस्त हैं। सामान्यतः आपकी भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है, किंतु अनावश्यक एवं अप्रचलित उर्दू शब्दों का प्रयोग आपने नहीं किया है। आपने मुहावरों और कहावतों के समावेश से अपने वाक्यों को अधिक चुस्त बना दिया है। यथास्थान अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को आपने निसंकोच प्रयुक्त किया है। आपने देखा कि लगातार जिन गद्यकारों पर हमने चर्चा किया, उसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तत्सम, तद्भव, ठीक है, संस्कृत निष्ठ, उर्दू प्रधान शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक, तो कोई उसको अपनाता है और कोई नहीं अपनाया। खासतौर से इसमें एक ही व्यक्ति का नाम आया जिन्होंने कि अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों को अपने पक्ष में नहीं लिया था, वो थे बद्री नारायण चौधरी प्रेम खान। और बाकी से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रही है। बालमुकुंद गुप्त ने भी अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को प्रयुक्त किया, जिसमें कि लाई, ड्यूटी, गवर्नमेंट, ब्लैक होल, मेमोरियल, यूनिवर्सिटी, चांसलर, रिजोल्यूशन, एसोसिएशन, सिटीजन आदि शब्द आपकी भाषा में बिखरे हुए मिल जाते हैं। और शिव शंभू के चिट्ठे में तो उन्होंने लॉर्ड कर्जन, ठीक है, तो लॉर्ड शब्द भी एक तरीके से अंग्रेजी का ही है, इसका प्रयुक्त किया। तो इस तरीके से हमने जो चुनिंदा गद्यकार थे भारतेंदु युग के, उनको पढ़ लिया, साथ में भारतेंदु को भी पढ़ लिया। अगर निष्कर्ष रूप में देखें तो भारतेंदु युगीन जो गद्य था वो भी अभी शुरुआती दौर का था। तो कुछ कुछ पॉइंट उभर कर सामने आ रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं। भारतेंदु युग के पूरे गद्य साहित्य को ध्यान में रखकर जो विचार ऊपर व्यक्त किए गए हैं, उनके आधार पर निम्नलिखित तथ्यों का उद्घाटन होता है। भारतेंदु युग के सभी गद्य लेखक हिंदी की परंपरागत मूल प्रवृत्ति को पहचानते थे। भाषा का स्वरूप व्याकरण सम्मत होने लगा था, किंतु ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोलियों का प्रभाव बना हुआ था। तो जब पूर्वी बोली कहा जा रहा है तो तुरंत आपके दिमाग में 2-3 बोलियां आ जानी चाहिए। ठीक है, ABC यानी कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इत्यादि का नाम आना चाहिए। 2-1 को छोड़कर अधिकांश गद्य लेखक आवश्यकता अनुसार अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी से शब्द ग्रहण करने में संकोच नहीं करते थे। जैसा कि मैं पहले ही बोला था, हिंदी गद्य में मुहावरों का खूब प्रयोग किया जा रहा था। अधिकांश लेखकों में तुकदार वाक्यांशों की योजना की प्रवृत्ति अब भी कार्य कर रही थी। भाववाचक संज्ञाओं का सरल रूप प्रस्तुत न करके अधिकांश गद्य लेखक उनके भारी भरकम रूप को उपस्थित करते थे। गद्य में काव्यत्व की वृद्धि होने लगी थी। जिस अनुप्रास युक्त पद की बात की जा रही थी वही है। ठीक है, अन्य भाषाओं में शब्द ग्रहण करने तथा जीवन के बहुविध अनुभवों को व्यक्त करने के कारण अब हिंदी का स्वरूप बहुत कुछ व्यवहारिक होने लगा था और उसकी शक्ति बढ़ रही थी। उर्दू वालों की ओर से हिंदी का विरोध अब भी चल रहा था। ये इंपॉर्टेंट बात। शैली की दृष्टि से हिंदी गद्य बहुत कुछ बोलचाल की शैली और भाषण शैली से अधिक प्रभावित हो रहा था। भारतेंदु को आदर्श मानने के बावजूद अभी भी हिंदी गद्य में एक रूपता का अभाव था और प्रत्येक लेखक अपनी इच्छा से परिचालित होकर लिख रहा था। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में भारतेंदु और उनके मंडल पर चर्चा की। उम्मीद है कि आज का लेक्चर हिंदी का गद्य साहित्य कैसे विकसित हो रहा था उसको ध्यान में रखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।